हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। देखो, अपन पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग अपन पढ़ रहे हैं और ये अपना शायद 4th लेक्चर है चैप्टर का ना। और रिजल्ट आ चुका है, सर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आपने देखा होगा सबने कि वो तो ट्रेंड सा बन गया कि 720 नंबर आएंगे, वही टॉप करेगा, पूरे समय से पूरे मार्क्स लाएगा, वही टॉप करेगा। अब ये ट्रेंड बन गया, अब ये खत्म नहीं होगा, अब ये बढ़ता चला गया। तो अब 720 तो मतलब ये समझो कि वो हो गया कि अब 720 सेट हो गया, इससे कम नहीं आएगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो अब देखो रिजल्ट इस बार जो आया है ना, वो आपको अगर आपने एग्जाम दिए तो आपको पता है, और अगर आपने लास्ट ईयर वाले एग्जाम नहीं दिए, 2023 वाले एग्जाम नहीं दिया, अगर आप पहली बार 2024 में देखोगे तो आपको वो रिजल्ट देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो रिजल्ट जो है ना वो इस प्रकार का आया है कि पिछली बार जो रैंक थी उस पर इस बार कॉलेज नहीं मिलेगा, उतने मार्क्स पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कट ऑफ वो इस बार बहुत ज्यादा जाने वाली है। चाहे नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो बढ़ रहे हैं ना। कैंडिडेट की नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, संख्या जो है इंक्रीज हो रही है, इस वजह से कट ऑफ जो वो बहुत हाई जाने वाली है। और लोग पढ़ रहे हैं यार, है ना, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ भी रहे हैं, इसलिए 720 में से 720 मार्क्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है। अब ऐसे नहीं है कि यार 2 दिन क्लास ले रहे हैं और फिर नहीं ले रहे, तो ये सिस्टम बंद कर दो, रेगुलर क्लास के अंदर आओ और जो आपको बताया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करोगे तभी मजा आ पाएगा दोस्त, ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाकी अब से आपको क्वेश्चन जो मैंने भी देखा कल रिजल्ट, तो मेरा भी थोड़ा सा वो हो गया कि यार मैंने सोच के जो रखा था कि हाँ इसके आसपास आएगी कट ऑफ, ठीक है, मैंने लाइव से पहले बताया था, लेकिन वो सारा सिस्टम ही अलग है भाई, सारा सिस्टम ही अलग है। रैंक जो है वो अलग ही खेल पर चली गई इस बार। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। क्वेश्चन जो है मैं आज से प्रोवाइड करा दूंगा, जो टॉपिक्स आज पढ़ाऊंगा उनके क्वेश्चंस आपको शाम तक मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं टाइम टू टाइम, और आपको नोट्स खुद अपने हाथ से बनाने हैं, रेगुलर क्लास में रहना, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए ही आप पढ़ रहे हो, देखो सिलेक्शन के लिए ही आप पढ़ रहे हो। तो अगर आप सीरियसली करना चाह रहे हो कि हाँ हमें नीट ही करना है, देखो अगर टाइम पास के लिए करना है कि हाँ लोगों को बताना है कि रिश्तेदारी में बताना है कि हमारा लड़का या लड़की नीट की तैयारी कर रहा है, वो एक अलग इश्यू है ना, वो एक अलग होता है कि हाँ वो एक देखो सरकारी नौकरी का इतना वो क्रेज हो गया है, और ये मेडिकल IIT JEE ठीक है, इनका इतना क्रेज हो गया है कि लोग झूठ भी बोलते हैं ना कि हाँ हमारा रिश्ता हो जाए, इसके लिए ना कि करते हैं कि भाई हमारा लड़का तैयारी कर रहा है, हमारी लड़की तैयारी कर रही है, इस चीज़ की तैयारी कर रही है, तो रिश्ता हो जाता है। रिश्ता हो जाता है कि वो अगला ये सोचे कि भाई हाँ आज नहीं तो कल इसके लगी जाएगा, तैयारी तो कर ही रहा है। तो उस हिसाब से अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मस्त अपने बोल रखा है सबको, रिश्तेदारी में सबको बोल दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो रिश्ता हो जाए, उसके लिए आप देख रहे हो। या अगर हमारा एक बार इज्जत बन जाए कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ की, तो वो एक अलग चीज है दोस्त, वो एक अलग चीज है। अगर आप वैसे करना चाह रहे हो तो बढ़िया सोवो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सबको बता दिया आपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया सोवो। ठीक है, लास्ट में जब रिजल्ट आए तो झूठ बोल देना कि हमारे नंबर इतने आए हैं और थोड़े से नंबर से हम रह गए। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अगर आपको सीरियसली यार मेडिकल कॉलेज में जाना है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ के मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना, मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एंट्री मारनी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, जिस दिन अगर क्लासेस नहीं हो रही है तो उस दिन आप मैसेज करके बोल दिया करो कि सर हमें आज क्वेश्चन दे दो, आप क्लास नहीं ले रहे तो आज हमें क्वेश्चन दे दो, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। जिस दिन क्लास नहीं हो रही है उस दिन पीछे का रिवाइज करो, ऐसा नहीं कि हाँ ये चैप्टर हो गया, इसका टेस्ट हो गया तो अब हमें पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्यों नहीं है भाई, एग्जाम के अंदर तो वो आएगा, टेस्ट हुआ है उसका, ठीक है, टेस्ट में नहीं आ रहा लेकिन एग्जाम के अंदर आएगा, तो पीछे की चीजें रिवाइज करते रहा करो, वो चीजें रिवाइज करते रहा करो, उनको छोड़ो मत, वरना भूल जाओगे तो उनको रिवाइज। देखो कितना टाइम लगेगा आपको, एक चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है ना तो उसको वापस रिवाइज करने में, अगले दिन आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। कितना पेज पढ़ाता हूं मैं दिन का 1.5 पेज पढ़ाता हूं, ठीक है, 1.5 पेज पढ़ाता हूं, तो उस 1.5 पेज को आप अगले दिन रिवाइज नहीं कर सकते, बस खोल के ऐसे देखना ही तो है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपका है ही, तो एक बार खोल के देख सकते हो। अगर खोल के देखोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो मैं आपको रिवीजन का तरीका बता देता हूं, क्या करना है आपको डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवीजन करना है। नोटबुक आपने डाल रखी है ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, तो आपको नोटबुक अपनी खोलनी है और डेली फर्स्ट पेज से आपको पढ़ना है, डेली आपको फर्स्ट पेज से पढ़ना है। और मेरी गारंटी है आप रेगुलर फर्स्ट पेज से पढ़ोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी पूरी नोटबुक भर जाएगी और आपको फर्स्ट पेज से पढ़ोगे, आपको सिर्फ आपको पन्ने ऐसे पलटने पड़ेंगे, आपको पलटने पड़ेंगे, पेज आपको पलटने पड़ेंगे, आपको सब कुछ रहेगा कि हाँ यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो ये है। अगर लेकिन आप डेली पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पेज से पढ़ो। ठीक है, आगे आप 3 पेज पढ़ा दिए, मैंने 3 पेज पढ़ा दिए तो कोई नहीं, आप पहले पेज से पढ़ो, पहले पेज से रिवाइज करो, पहला पेज हो गया तो फिर आपको देखो लास्ट तक क्या आएगा कि पहले पेज में तो ये लिखा हुआ आपके दिमाग में सेट होता है कि पहले पेज में तो ये लिखा हुआ है, रोज आप पहले पेज से पढ़ोगे।
ठीक है। तो रोज पढ़ना है और पहले पेज से पढ़ना है, ये बातें मेरी थोड़ी सी मान लेना, क्योंकि रिजल्ट जो इस बार आया है ना थोड़ा सा चौंकाने वाला रिजल्ट है। और चौंकाने वाला क्या है यार, देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, सबकी इच्छा यही है। तो आप भी देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा आपको कंटेंट दे रहा हूं, कंटेंट में कहीं कमी नहीं आने दूंगा, तो आपको भी साथ देना चाहिए। साथ क्या देना चाहिए, बस रेगुलर पढ़ना है, और क्वेश्चंस आपको मैं आज दे दूंगा, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्वेश्चंस में आपसे कोई कमी नहीं आएगी, क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक बात है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है, 4 लेक्चर है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना यार, है ना। हेल्थ की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लें, बात मैं बता चुका हूं फिर भी बता देता है। स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ किसको बोलेंगे आप, स्वस्थ किसको बोलोगे, हेल्दी इंसान किसको बोलोगे, कि भाई जिसके कोई रोग नहीं है उसको हेल्दी बोल देंगे, जिसके कोई रोग नहीं है उसको अपन हेल्दी बोल देंगे, ना जी ना, ऐसा नहीं है। WHO क्या बोलता है, WHO क्या बोलता है कि भाई जिसके कोई रोग नहीं है उसको हेल्दी बोल दोगे। कोई फिजिकली बढ़िया फिट दिख रहा है, कोई फिजिकली बढ़िया फिट दिख रहा है, तो क्या उसको हेल्दी बोल सकते हो। जो फिजिकली तो बढ़िया एब्स बना रखे, उसने बढ़िया एब्स बना रखे हैं, बढ़िया फिट है, लेकिन दिमाग उसका स्टेबल ही नहीं है, दिमाग उसका स्टेबल ही नहीं है, दिमाग उसका खराब हुआ पड़ा है, तो उसको आप हेल्दी बोलोगे, स्वस्थ बोलोगे, ना जी ना, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है वो। तो जो फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी हेल्दी हो, दिमागी तौर से भी हेल्दी हो, मानसिक रूप से भी हेल्दी हो, और उसका बिहेवियर भी बढ़िया हो, ठीक है, व्यवहार भी उसका बढ़िया हो, और थोड़ा सामाजिक भी हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, हेल्दी इंसान बोलेंगे, स्वस्थ इंसान बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ रील डालता हो, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालता हो, उसको अपन हेल्दी नहीं बोल सकते। जो थोड़ा सोशल, लोगों से बात करने का उसका तरीका भी बढ़िया हो, व्यवहार भी बढ़िया हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट ना होता हुआ हो, ठीक है, शारीरिक रूप से भी बढ़िया हो, ऐसा नहीं पेट लटक रहा हो उसके, ठीक है, फिजिकली भी खराब हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो मानसिक रूप से भी हेल्दी हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्वस्थ बोलेंगे। तो ये स्वास्थ्य होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्वस्थ बोलेंगे। अब ये जो स्वास्थ्य है, ये जो हेल्थ है, ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, आपका स्वास्थ्य कैसा है या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो जो स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, उस पर आपका स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है। तो आप बोलोगे भैया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से स्वास्थ्य का क्या मतलब है, तो मैंने कहा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ही स्वास्थ्य का मतलब है। कैसे मतलब है, ऐसे मतलब है कि अगर आप रात को टाइम पर नहीं सो रहे हो, सबसे बड़ा जो रीजन है, ठीक है, बहुत जो आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, रात को पढ़ना पसंद करते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो उनके लिए वो बोल दूं, रात को पढ़ना नहीं चाहिए दोस्त, रात को टाइम पर सो, दिन में उठो, ठीक है, वरना दिक्कत होगी, ठीक है, मुझे हुई थी, मुझे पता है, ठीक है, तो दिमाग खराब हो जाता है इसमें ना। हाँ, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, स्वास्थ्य खराब होता है। देखो दोस्तों ना, अगर आप रात को पूरी, अगर आपका टाइम टेबल इस प्रकार का है कि आप पूरी साल आप पूरी रात भर जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो, तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस पर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। आप कैसा खाना खा रहे हो, आप बाहर का फूड खा रहे हो, तो इस पर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। आप कैसा पानी पी रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आप मतलब ऐसा नहीं बहुत महंगा पानी पीना है, लेकिन दूषित जल नहीं पीना है, ठीक है। आपके आसपास सफाई होनी चाहिए, आप खुद अपने आप को साफ रखो, नहाओ टाइम पर, और आपके कपड़े भी वो धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। नए कपड़े की कोई जरूरत नहीं, धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। धुले हुए कपड़े पहनोगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। इन्फेक्शन आपको हो गया, आपको कोई संक्रमण हो गया, आपको कोई संक्रमण हो गया तो फिर हेल्थ खराब होनी है। तो हेल्थ किस पर डिपेंड करती है, इन्फेक्शन पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, इन्फेक्शन पर भी डिपेंड करती है। अगर आपको कोई संक्रमण हो गया तो फिर तो हेल्थ खराब होनी है। जेनेटिक, अगर आपको अपने पेरेंट्स से कुछ जेनेटिकली कुछ मिल रहा है, जीन्स के थ्रू कुछ मिल रहा है, आपको जीन्स के द्वारा कुछ आपको डिजीज मिल रही है, अपने परिवार, अपने माता पिता से आपको कोई बीमारी मिल रही है, ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। भाई उनसे आपकी कोई गलती नहीं है, बीमारी कहां से आई, आपके पेरेंट्स से आई है आपके पास में, लेकिन स्वास्थ्य तो खराब हो गया ना। तो स्वास्थ्य इस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करें रोग की, किसकी बात करें, रोग की। रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। क्या बोलते हैं, डिजीज। अब इस डिजीज को एक बार तोड़ के दिखाओ मुझे, इसको तोड़ के दिखाओ, संधि विच्छेद करते हैं इसका, क्या करते हैं, संधि विच्छेद। देखो, डिस और ईज, ठीक है। डिस और ईज मतलब आपका, ईज का मतलब क्या है, आपका कंफर्ट, ठीक है। आपका जो कंफर्ट है, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो डिस हो जाएगा। डिस ईज मतलब आपका जो ईज है, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो खराब हो जाएगा। देखो, जब भी बीमारी होगी, जब भी कोई रोग होगा, तो आपको कुछ काम करने का मन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा ऑफर कब देते हैं घर वाले सबसे ज्यादा ऑफर कब देते हैं कि भाई तू ये खा ले, तेरे को मैं ये बना दूं, तेरे को मैं ये बना दूं, तेरे को ये ला दूं, तेरे को वो ला दूं। कब देते हैं, जब आप बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं उस टाइम पर ही सारे ऑफर मिलते हैं घर वालों की तरफ से
कि तेरे को ये खिला दूं, तेरे को वो ला दूंगी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर मन ही नहीं करता, उस टाइम पर तो खाने का मन ही नहीं करता, और उसी टाइम पर ऑफर देते हैं क्योंकि घर वालों को पता है कि इस टाइम पर ये खाएगा नहीं, ठीक है। और जब आप स्वस्थ हो जाओगे तो फिर आपको कोई ऑफर नहीं मिलता, फिर आपको कोई ऑफर नहीं मिलता, जो बना वो खा ले, जो बना है वो खा ले। और जब आपकी तबीयत खराब होगी तब आपकी इच्छा के अनुसार बना के देंगे, लेकिन उस टाइम पर आपकी इच्छा नहीं होगी खाने की, ठीक है। तो ये घर वालों को पता है, इसलिए वो ऑफर देते हैं ना। चलो, तो रोग क्या है? देखो रोग क्या है, आपको पता है कि कोई भी आपको डिजीज होगी, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ के अंदर जो आपका कंफर्ट है उसको बिगाड़ दे, वही क्या है? रोग है। वही क्या है? रोग है। प्रेम रोग है क्या? प्रेम रोग है क्या? ठीक है, वो भी यार एक रोग ही कंफर्ट बिगाड़ देता है। पता नहीं यार, मेरे को, मैंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं, इस जन्म में तो शायद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये प्रेम रोग वाली जो चीज है इस जन्म में तो मुझे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलो, अब जिससे रोग होता है ना, रोग जिससे होता है, रोग करने वाले जो कारक होते हैं, रोग करने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या बोलेंगे? रोग जनक बोलेंगे। रोग करने वाले जो कारक होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? रोग जनक बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात बताऊं कि जिनसे रोग होता है ना, जिस भी चीज से रोग होता है, जिस भी चीज से रोग होता है उसको क्या बोल देंगे? रोग जनक बोल देंगे, या फिर इंग्लिश में बात करूं तो पैथोजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पैथोजन बोल देंगे। तो ये इंग्लिश के वर्ड आपको साथ में बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, डॉक्टर बनने वाले हो दोस्त, इतनी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए कि रोग जनक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रोग करने वाले जो कारक है ना, जिनसे रोग होता है उनको क्या बोलेंगे? रोग जनक बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। अब रोग जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग, एक होते हैं जन्मजात रोग, और एक होते हैं उपार्जित रोग, ठीक है। एक होता है जन्मजात रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। देखो नाम से पता लग रहा है, जन्मजात का मतलब क्या है? जो जन्म से अपने अंदर हो, जो रोग जन्म से ही हो उसको क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग बोलेंगे। जो माता पिता से अपन ने ग्रहण किया हो, वो रोग जो माता पिता से ग्रहण किया हो, माता पिता के द्वारा अपने अंदर आया हो, माता पिता के थ्रू, जीन्स के थ्रू, जीन के द्वारा अपने अंदर आया हुआ हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? अनुवांशिक रूप से आया हुआ हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? जन्मजात रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग बोलेंगे। इंग्लिश में कॉन्जेनिटल डिजीज। क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल डिजीज, हिंदी में जन्मजात रोग, ठीक है। तो ये जन्म से होते हैं और कहां से आते हैं? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स से, पेरेंट्स से हमें प्राप्त हुए होते हैं। कहां से मिलते हैं? माता पिता से हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो क्लीनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये किसके अंदर आएंगे? ये किसके अंदर आएंगे? आपके जन्मजात रोग होते हैं। ये क्या है? आनुवांशिक विकार है। क्या है? आनुवांशिक विकार है। कहां से मिलते हैं? ये हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बताइए मैंने आपको, उपार्जित रोग। क्या है? उपार्जित रोग कौन से होते हैं? देखो ये तो हो गए जन्मजात, जो अपने बचपन से अपने अंदर है, पेरेंट्स से अपन को मिले हैं, वो रोग जन्मजात हो गए। लेकिन उपार्जित रोग कौन से हैं? उपार्जित रोग वो रोग होते हैं जो अपन अपने जीवन में हासिल करते हैं, जो अपन अपने जीवन में हासिल करते हैं, जो रोग अपन अपने जीवन में हासिल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग कहा जाता है। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिएगा। चलो, वो क्या बोलेंगे? उपार्जित रोग कहा जाएगा, ठीक है, जो बना हासिल करते हैं। देखो आप बढ़िया मच्छरों में घूम रहे हो, आप बढ़िया मच्छरों में घूम रहे हो, तो मच्छर आएगा, आपको काटेगा, आपको मलेरिया होगा, तो क्या है? ये क्या है? उपार्जित रोग है। क्या है? उपार्जित रोग है। कैसे उपार्जित रोग है भैया? कि आपने हासिल किया है, आप बढ़िया तन के गए थे मच्छरों के बीच में और मच्छरों ने आपको काटा, तो आपने मेहनत किया ना, बढ़िया तन के गए थे मच्छरों के बीच में घूम रहे हो, बढ़िया मेहनत कर रहे हो ना, तो मेहनत की आपको सब क्या मिला? फल मिला है। क्या मिला है? मलेरिया आपको एक फल के रूप में मिला, आपने हासिल किया मलेरिया को, तो यह क्या है? उपार्जित रोग है। ऐसे ही अपन दूसरा एग्जाम्पल लें, कैंसर का एग्जाम्पल लें। तो आप विमल खा रहे हो, बढ़िया जुबा केसरी कर रहे हो, बढ़िया जुबा केसरी कर रहे हो, तो क्या होगा? कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर होगा। और कैंसर होगा तो क्या है? आपने ये क्या है? उपार्जित है। क्या है? उपार्जित रोग है। आपने ये हासिल किया है। कैंसर आपको किसी से मिला नहीं है, माता पिता से आपको मिला नहीं है, विरासत में नहीं मिला है आपको कैंसर। आपने क्या किया? उसको हासिल किया है, आपने मेहनत की है, जम के मेहनत की, आपने जुबा केसरी करी है, बहुत ज्यादा जुबा केसरी करी है, तब जाकर आपको कैंसर की आपको प्राप्ति हुई है, तो आपने हासिल किया है, इसलिए क्या है? उपार्जित रोग है। क्या है? उपार्जित रोग है। तो उपार्जित रोग भी अब दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं, एक उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात वो रोग होते हैं जो जन्म से होते हैं अपने अंदर, ठीक है। किसके मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं जी, ठीक है, माता पिता से मिलते हैं। माता पिता से भी कैसे मिलते हैं? जीन्स के थ्रू, आनुवांशिक रूप से मिलते हैं, उनको बोलेंगे जन्मजात रोग। जो आनुवांशिक रूप से मिलते हो उनको जन्मजात रोग बोलेंगे। अब एक तरीका और आएगा, एक प्रकार के रोग और होते हैं जो माता पिता से तो मिलते हैं लेकिन
पेरेंट्स से तो मिलते हैं लेकिन वो जन्मजात के अंदर नहीं आते, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो उपार्जित रोग जो है, उपार्जित रोग जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक, ठीक है। संक्रामक को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इन्फेक्टियस, और असंक्रामक कौन से होंगे, नॉन इन्फेक्टियस। अब दोनों में फर्क क्या है जी, दोनों में फर्क क्या है, दोनों है तो उपार्जित, दोनों ही अपन हासिल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन ये होते क्या है, संक्रामक रोग वो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाए, दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, संक्रामक रोग बोलेंगे, ठीक है। संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, तो जो फैल जाएंगे उनको संक्रामक बोल देंगे, और जो नहीं फैलेंगे उनको असंक्रामक बोल देंगे। अब मान लो मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान भी नहीं सकते अब, ठीक है, रियल में तो मुझे पता नहीं होने वाला, मान तो सकते हैं ना, मान सकते हैं। हाँ, मैं खड़ा हूं, मेरे पास एक सुंदर लड़की खड़ी है, बहुत सुंदर लड़की भाई, बहुत सुंदर लड़की, और मुझे क्या है, कोई संक्रामक रोग है, मुझे क्या है, कोई संक्रामक रोग है। अब मैंने क्या किया, मेरे से वो संक्रामक रोग जो है, मेरे से वो रोग क्या है, उस लड़की के अंदर चला गया। अगर वो रोग उस लड़की के अंदर चला गया तो क्या, कैसा रोग हो गया, वो संक्रामक रोग हो गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर वो ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, संक्रामक रोग बोल दिया, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा रोग है किसी इंसान को कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, वो कैसा हो गया, असंक्रामक रोग हो गया, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संचारित जो होते हैं उनको संक्रामक बोलते हैं, और जो संचारित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, असंक्रामक बोलते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संचारित होते हैं, और असंक्रामक कौन से होंगे, जो संचारित नहीं होते हैं, वो कौन से होंगे, आपके असंक्रामक रोग होंगे। अब इनके एग्जांपल बता दो हमें, तो एग्जांपल बता दो। तो भाई सामान्य जुकाम, ठीक है, जुकाम हुआ है आपको, जुकाम हुआ है, आपने छींक मारी, कोई आपके पास में खड़ा था, आपने छींक मारी तो बूंद बाहर निकलेंगी, और वो बूंदें क्या है, सांस के साथ में दूसरे इंसान के साथ में चली गई अंदर, तो उसको भी जुकाम हो जाएगा, उसको भी जुकाम हो जाएगा। तो क्या है, संक्रमण फैल गया, इन्फेक्शन जो है वो फैल गया यहां पर, तो क्या संक्रामक है, क्या कौन सा रोग है, संक्रामक है, इन्फेक्टियस डिजीज है। कौन, सामान्य जुकाम। एड्स जो है ना, एड्स, ये भी क्या है, संक्रामक है। किसी को एड्स है, किसी इंसान को क्या है, एड्स है, और अगर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए, किसी इंसान को क्या है, एड्स है, और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए, तो एड्स जो वो फैल जाएगा दूसरे इंसान के अंदर भी, अगर प्रोटेक्शन यूज ना किया हो तो एड्स जो वो फैल जाता है, फैल जाएगा तो क्या है, वो इन्फेक्टियस डिजीज है जी, क्या है, संक्रामक रोग है। फिर बात करें असंक्रामक की, तो जो संचारित नहीं होते हैं, वो रोग जो संचारित नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, असंक्रामक बोलेंगे। एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर भाई फैलता नहीं है, कैंसर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुबा केसरी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं फैलता कैंसर, ठीक है। तो कैंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब बात करते हैं मलेरिया की, एक एक की बात कर लेंगे। अब ये मैंने आपको रोग बता दिए, अब एक एक रोग की अपन बात करेंगे। पहले ये रोग देखेंगे जो कॉमन वाले, जो सामान्य रोग हैं, जैसे मलेरिया हो गया, आपका जुकाम हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये एलिफेंटाइसिस हो गया, दाद हो गया, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी जो मुख्य जो डिजीज, जिनके ऊपर भारी भरकम जो डिजीज, कौन से, एड्स, भारी भरकम है, सामान्य थोड़ी ना यार, एड्स कोई सामान्य रोग है क्या, ठीक है, एड्स हो गया आपका, कैंसर सामान्य रोग नहीं है ना, हर कोई जुबा केसरी थोड़ी ना करता है, तो इसलिए कैंसर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इनको भी पढ़ेंगे, उनको एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में देखा है तो उनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अपन बात करेंगे किसकी, ड्रग्स की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे, उनसे क्या क्या हो सकता है उनकी बात करेंगे, कौन सा ड्रग आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको, कौन सी दारू, छोड़ो चलो। हाँ चलो, मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया पहले तो समझो मलेरिया होता कैसा है, आपने सबने सुन रखा है कि मच्छर की वजह से होता है, भाई मच्छर की वजह से होता है, सबको पता है। चलो अब मैं आपको कहूं कि मच्छर नहीं करता बेचारा, मलेरिया जो है वो मच्छर करता नहीं, मच्छर फैलाने का काम करता है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है, लेकिन मच्छर की वजह से नहीं होता। मच्छर इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, मच्छर इन्वॉल्व है, लेकिन मच्छर की वजह से नहीं होता। इसका जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो अलग है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो मुझे बताओ पहले तो कि मलेरिया जो है वो किस प्रकार का रोग है, मलेरिया जो है वो किस प्रकार का रोग है, बताओ मुझे, ठीक है। मलेरिया किस प्रकार का रोग है, मैंने आपको दो प्रकार के रोग बताए, जन्मजात और उपार्जित। तो मलेरिया क्या है, जन्मजात है क्या, ना जी, जन्मजात तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है, तो कैसा है, उपार्जित है, बिल्कुल उपार्जित है। अब उपार्जित के अंदर भी मैंने आपको दो प्रकार के बताए जी, दो प्रकार के बताए, एक संक्रामक और एक असंक्रामक है। तो मलेरिया कैसा है, संक्रामक है, कैसा है, संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकता है, तो क्या है, संक्रामक है। चलो ये किसका रोगजनक कौन है, जो मलेरिया है किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है, मलेरिया का पैथोजन कौन सा है, मलेरिया का पैथोजन कौन है, रोगजनक कौन है, तो प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम, ठीक है। संवाहक कौन है भाई, मैंने आपको बताया फैलाने का काम कौन करता है। मलेरिया होता किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया होता किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। लेकिन मलेरिया को फैलाने का काम किसका है, वो है मादा एनोफिलस मच्छर। किसका काम है, मादा एनोफिलस मच्छर। देखो खून चूसने का काम किसका होता है, आदमी का कि लड़की का, ठीक है, औरत का या फिर पुरुष का, किसका होता है, खून चूसने का काम किसका होता है, ठीक है, समझ गए, हाँ, तो उनका होता है, ठीक है। तो यहां पर भी खून चूसने का काम किसका है, मादा एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। मादा एनोफिलस मच्छर का काम क्या है, खून चूसने का काम है। मेल जो है वो खून नहीं चूसता, वो काटता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है ये खून चूसने का काम करती है। तो मलेरिया फैलाने का काम कौन करेगा, ये जो मादा एनोफिलस मच्छर है, एग्जाम के अंदर आया हुआ दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संवाहक कौन है, जो मादा एनोफिलस मच्छर है वो क्या है, इसका संवाहक है, ठीक है। और रोगजनक कौन है, प्लाज्मोडियम। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यार मैं एक चीज बताना आपको रह गया है, यहां पर बता देता हूं ना। आपको मैंने बताया कि जन्मजात जो होते हैं ना, मतलब जो पेरेंट्स अपन को मिलते हैं, पेरेंट्स से जो अपन को मिलते हैं वो क्या है, जन्मजात रोग है। लेकिन एड्स जो है ना, एड्स जो है ना, ये मदर है, एक मिनट रुको, ये मदर है और ये बच्चा है, चाइल्ड है। स्पेलिंग गलत हो गई है, आप सोचोगे स्पेलिंग नहीं आती, इसको सही कर देते हैं यार, आती है। चलो, मदर से क्या है, मदर और इन बच्चे के बीच में क्या होता है, अपरा होता है, प्लेसेंटा। क्या होता है, अपरा, क्या हो रहा है, अपरा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता है। अब क्या है, मदर को अगर मान लो क्या है, एड्स है जी, मदर क्या है, एड्स है, तो एड्स क्या है, बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, प्लेसेंटा के थ्रू। ये जो अपरा, जो इनके बीच में कनेक्शन होता है, मदर और चाइल्ड के बीच जो कनेक्शन होता है अपरा, उसके बीच में क्या होता है, एड्स जो है वो बच्चे के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे के अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये जन्मजात रोग के अंदर नहीं आता। एड्स जो है ना, एड्स जो है वो जन्मजात रोग के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि बच्चे, मदर से बच्चे के अंदर आ रही है, तो क्या है, एड्स जन्मजात रोग नहीं जी, जन्मजात रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपरा के थ्रू आ रही है, प्लेसेंटा के थ्रू आ रही है, जीन्स की वजह से नहीं हो रही है। आनुवांशिक रूप से ये विकार बच्चों के अंदर नहीं आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू आ रहा है। बात समझ में आ गई, चलो ये कंफ्यूज मत होना यार, है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी, आ जाओ वापस, मलेरिया में आ जाओ वापस, ठीक है। रोगजनक कौन है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। संवाहक कौन है, मादा एनोफिलस मच्छर। संवाहक का मतलब जो फैलाने का काम करेगा, मलेरिया को फैलाने का काम करेगा, वो संवाहक है, मादा एनोफिलस मच्छर, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र है ना, प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो परपोषी की जरूरत पड़ती है, दो इंसानों की जरूरत पड़ेगी, दो व्यक्तियों की, व्यक्ति तो क्या बोलेंगे मच्छर को, ठीक है, लेकिन दो लोगों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन लोग, एक इंसान मानव और दूसरा कौन, मच्छर, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये प्लाज्मोडियम जो है, इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है, दो परपोषी की जरूरत पड़ती है। परपोषी कौन, एक मनुष्य और एक मच्छर, ठीक है। परपोषी किसको बोलते हैं, वो जिस पर कोई दूसरा इंसान, देखो ये मैं हूं, ठीक है, और मेरे ऊपर कोई पैरासाइट, कोई मेरे ऊपर आकर कोई रहे, मेरे ऊपर कोई आकर रहे, मेरे अंदर कोई आकर कोई रोग रहे, तो उस रोग के लिए, उस जीव के लिए मैं क्या हूं, परपोषी हूं, ठीक है। उसका पालन पोषण कर रहा हूं तो मैं कहूं परपोषी हूं, ठीक है। चलो, इसके लिए क्या है, दो परपोषी की जरूरत पड़ती है, एक मनुष्य और एक मच्छर। मतलब क्या है, यह प्लाज्मोडियम जो है वो मनुष्य के ऊपर आकर रहेगा, मनुष्य के अंदर आकर रहेगा, और इससे खाना वाना सब कुछ इसके अंदर लेगा, सब रिप्रोडक्शन वगैरह वो भी इसके अंदर आकर करेगा। तो एक परपोषी तो ये हो गया। फिर क्या है, प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के ऊपर जाएगा, मच्छर के अंदर जाएगा, और मच्छर में क्या करेगा, अपना खाना वाना जो मच्छर से लेगा, उस पर ही क्या है, रिप्रोडक्शन करेगा। तो क्या है, एक मच्छर हो गया इसका परपोषी, ठीक है, इसका तो पालन पोषण करेगा। तो मनुष्य के अंदर एक ध्यान में रखो, मनुष्य के अंदर क्या आएगा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कहां करेगा, ये प्लाज्मोडियम जो है इसका जीवन चक्र जो है वो दो परपोषियों पर बीतता है। एक परपोषी है मनुष्य और दूसरा परपोषी कौन है, मच्छर है, ठीक है। अब मनुष्य जो है उसके अंदर क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है। कौन, ये प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के अंदर तो क्या करेगा, सेक्सुअल करेगा, और सेक्सुअल वाली स्टार्ट होती नहीं मनुष्य के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्लाज्मोडियम स्टार्ट तो कर देता है, शुरुआत कर देता है, अभी डायग्राम के अंदर दिखाऊंगा, शुरुआत कर देता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करता। वहां पर कंप्लीट कहां करता है, मच्छर के अंदर करेगा। मनुष्य पर आया प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य पर आएगा, कैसे आएगा वो बताऊंगा। मनुष्य पर आया और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इसने अलैंगिक प्रजनन स्टार्ट कर दिया। सेक्सुअल क्या है, ये कंप्लीट भी कर लेगा, सेक्सुअल जो कंप्लीट कर लेगा। सेक्सुअल इसने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा। फिर सेक्सुअल कंप्लीट कहां करेगा, मच्छर के अंदर ऊपर जाकर, मच्छर के अंदर जाकर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट करता है। चलो, अब प्लाज्मोडियम जो है ना,
प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार का होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक रोगजनक है जो मलेरिया कोज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक रोगजनक, एक पैथोजन है जो मलेरिया कोज करता है। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और एक प्लाज्मोडियम ओवेल, एक प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, इन चारों से मलेरिया ही होता है। चारों से क्या होता है? मलेरिया होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का मलेरिया होता है। इन सब में क्या है? सबसे ज्यादा जो खतरनाक मलेरिया कोज करता है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक जो मलेरिया जिसकी वजह से होता है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। ठीक है। मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम क्या है? रोगजनक है। किसका? मलेरिया का। और ये प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है। अब ये 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम है। तो इन चारों प्रकार की प्लाज्मोडियम से सबसे ज्यादा जो डेंजरस मलेरिया कोज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है डेंजरस वाला, खतरनाक वाला, वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो है मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, जो कि क्या है? घातक है जी। क्या है? घातक है। ठीक है। घातक है, मोस्ट डेंजरस है। ठीक है। इससे जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है ना, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम वाला जो मलेरिया है, इससे क्या है? मृत्यु भी हो सकती है, सबसे घातक है। ठीक है। सबसे घातक वाला, सबसे मोस्ट डेंजरस जो है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का जो मलेरिया होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब बात करते हैं इसकी, मलेरिया होता कैसे? मलेरिया होता कैसे? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है। इसको बस आप देखो, ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना। पहले समझो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। ठीक है। हाथ दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये मेरा हाथ है, मच्छर आया उधर से उड़ता हुआ, आया आया आया, मच्छर क्या? मच्छर ही आई है ना, क्योंकि मादा मच्छर है ना, मच्छर ही। ठीक है। ये आई इधर, आई 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 आई, बैठ गई और उसने काट लिया। क्या किया? काट लिया। मच्छर को कोई पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम वगैरह कुछ है, उसको नहीं पता, मच्छर को नहीं पता है, बेचारे को, मच्छर को नहीं पता है। वो खून चूसने आई है। उसका मेन मोटिव क्या है? कि मैं खून चूसूं। उसको मलेरिया से कोई मतलब नहीं है यार, है ना, कि मेरे अंदर मलेरिया है, मैं इसको क्या है, प्रदीप से तो मेरी दुश्मनी है, प्रदीप से तो मेरी दुश्मनी है, तो मैं क्या करूँ? उसको मलेरिया कोज कर दूं, उसको मैं मलेरिया कोज कर दूंगी। ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रदीप मेरे से बात नहीं करता, इसमें मैं क्या करूँ? मलेरिया कर दूंगी। ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता मलेरिया। मच्छर को नहीं पता ना कि मेरे अंदर प्लाज्मोडियम है। वो क्या करेगा? मच्छर आएगा और उसने क्या किया? आया, वो तो खून चूसने आई है, खून चूसने बैठी यहां पर, उसने क्या खून चूसा मेरा। जैसे ही उसने खून चूसा मेरा, तो उसके जो सलाइवा है, उसका जो सलाइवा है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है, जो जीवाणु है वो है। ठीक है। उसके सलाइवा के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवाणु हैं। ठीक है। वो जीवाणु क्या है? जैसे उसका खून चूस रही है बेचारी, वो तो खून चूस रही है, लेकिन उसका जो सलाइवा वो भी क्या है? अंदर चला जाएगा। उसकी लार जो है वो भी अंदर चली जाएगी। ठीक है। मच्छर की जो लार है वो भी अंदर चली जाएगी, मेरे ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो उस लार के अंदर क्या थे? जीवाणु थे। अब वो जीवाणु जो है वो मेरे खून के अंदर चले गए। वो खून जो है वो खून बहता हुआ पूरे शरीर के अंदर जाता है जी। खून तो बहता हुआ पूरे शरीर के अंदर जाता है, तो खून बह रहा है, साथ में जीवाणु भी बह रहे हैं उसके। क्या है? साथ में जीवाणु भी बह रहे हैं। वो बहते हुए चले गए लीवर के अंदर चले गए। कहां चले गए जी? लीवर के अंदर चले गए। ठीक है। अब लीवर के अंदर ये देखो, ये यकृत है। ठीक है। लीवर, ये इसको क्या बोलते हैं? लीवर को ही यकृत बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत हो यार हिंदी वाले। लीवर, यकृत। ठीक है। हाँ, इसके अंदर चले गए, वो ब्लड के थ्रू होते हुए चले गए जीवाणु। आगे लीवर के अंदर। अब उन्होंने सोचा कि भाई थोड़े दिन अपन यहां यकृत में ठहरेंगे, थोड़े दिन बहते हुए बहुत टाइम हो गया, अपन को बहते हुए बहुत टाइम हो गया है ना, और थक गए यार बहते हुए। अब क्या करेंगे? थोड़े दिन अपन यहां पर अड्डा बनाएंगे अपना। कहां पर? लीवर में। कहां बनाएंगे? लीवर में अपना थोड़े दिन अड्डा बनाएंगे, ठिकाना यहीं बनाएंगे, यकृत में रहेंगे बढ़िया, और यकृत की कोशिकाओं के अंदर बढ़िया रहेंगे, यहां से खाना खाएंगे और यहां पर क्या करेंगे? अपना जनन करेंगे, प्रजनन करेंगे, यहां पर रिप्रोडक्शन करेंगे अपना। ठीक बात है। चलो, इन्होंने क्या किया? ये जो यकृत की कोशिकाएं हैं, यकृत की जो कोशिकाएं हैं, उन पर क्या कर दिया? इन्होंने डेरा डाल दिया अपना, वहां पर क्या रहने लग गई है, ठिकाना बना लिया। यकृत की कोशिकाओं के अंदर ठिकाना बना लिया, और यकृत की कोशिकाओं के अंदर ही क्या करने लगे? रिप्रोडक्शन करने लगे। कौन सा रिप्रोडक्शन है? मैंने बताया था कि मानव के अंदर कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है। मानव के अंदर कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है। मनुष्य के अंदर कैसा करते हैं? ये एसेक्सुअल करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मनुष्य के अंदर कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यकृत किसी की है? मच्छर की यकृत है क्या? ये मानव की है ना, तो मानव के अंदर क्या करेंगे? ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मानव की जो कोशिका है उसके अंदर क्या करेंगे, ये परजीवी जो है यकृत कोशिकाओं में क्या करेंगे, अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो ये अलैंगिक, ये जो मच्छर की जो ये मच्छर की कोशिका बोलो, यकृत की कोशिका है, यकृत की कोशिका है उसके अंदर ये अलैंगिक जनन कर रहे हैं, अलैंगिक जनन कर रहे हैं और जनन करके अपना नंबर इतना बढ़ा लिया, यानी संख्या जो है इतनी बढ़ा लेंगे, इसके अंदर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब इस कोशिका की यार एक लिमिट है, यकृत की जो कोशिका उसकी एक लिमिट है, ठीक है, उसमें अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। तो लिमिट आएगी तो क्या फट जाएगा। आप गुब्बारे के अंदर भर रहे हो तो गुब्बारा एक टाइम में क्या आने के बाद फट जाएगा, गुब्बारा एक टाइम के बाद में फट जाएगा। तो वैसे ही क्या है, ये कोशिका जो है वो फट जाएगी, फट गई तो इससे क्या है, ये जो आपके जो जीवाणु है वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये जीवाणु जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अब इन्होंने बाहर निकल गए, अब बोला कि यार अपन यकृत की जो कोशिकाएं हैं उनका तो रस चूस लिया अपन ने, उन पर रहकर मजा देख लिया अपन। अब चलते हैं अपन दूसरी जगह, ठीक है, उनके लिए तो ट्यूर हो रहा है बढ़िया, ठीक है यार, उनके लिए ट्यूर है, इतना बड़ा शरीर अपना अंदर से, वो बढ़िया खून के अंदर बढ़िया है, वो उनको ना गाड़ी की जरूरत है किसी की नहीं, बढ़िया खून बह रहा है उसके साथ में, बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया घूम रहे हैं उसके अंदर, तैर रहे हैं बढ़िया, ठीक है, वाटर पार्क का मजे ले रहे हैं वो तो ना, हाँ, तो वो मजे ले रहे हैं बढ़िया, उनके लिए तो यार टूर हो रहा है बढ़िया अंदर। भले यकृत पे क्या रुक गए वो, ठीक है, अब क्या बोले उन्होंने, क्या यकृत पे ले लिया मजा, अब दूसरी जगह चलते हैं। तो एक ने बोला कि दूसरी जगह कहाँ चले, दूसरे ने बोला कि यार एक काम करें अपन, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, इन पर ही अपन क्या करते हैं, लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं इन पर क्या करते हैं अपन, इन्हीं में अपना डेरा डालते हैं, इन्हीं में रुकते हैं अपन, क्या करते हैं, इन्हीं में रुकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से निकलकर ये कहां आ जाएंगे, लाल रुधिर कोशिकाएं जो है उनमें आ जाएंगे और लाल रुधिर कोशिका के अंदर अपन रहेंगे, तो वहां पर ही अपन क्या करेंगे, अपन प्रजनन करेंगे। तो यहां पर भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर ये आएगा और आकर क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन जो वो स्टार्ट कर देगा। रिप्रोडक्शन कौन सा, मनुष्य के अंदर कौन सा होता है, एसेक्सुअल होता है जी, मनुष्य के अंदर कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल तो ये मच्छर के अंदर करेगा, सेक्सुअल कहां करेगा, मच्छर के अंदर करेगा, मनुष्य के अंदर एसेक्सुअल करता है जी, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर आया, मनुष्य के अंदर ये आया, फिर ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या करने लग जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाने लग जाएगा। देखो एक था, एक से कितने बन गए यहाँ पर अंदर, देखो एक से कितने बन गए। तो ये रेड ब्लड सेल की भी क्या है, एक भाई लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है, गुब्बारे के अंदर कितनी हवा भरते जाओगे तो फट जाएगा वो, वैसे ये रेड ब्लड सेल भी क्या है, ये फट जाएगी। और जब ये रेड ब्लड सेल फटती है ना, जब ये आरबीसी फटती है तो क्या निकालती है, इससे निकलता है, क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है। क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है। ये हीमोजोइन क्या होता है भैया, ये होता है एक टॉक्सिन होता है, ठीक है, एक विषैला पदार्थ होता है, एक हीमोजोइन है, ये निकलता है और इस हीमोजोइन की वजह से क्या होती है, बुखार आती है। क्या आती है, बुखार आती है, हिंदी में जबर भी बोल दो इसको, फीवर, ठीक है, फीवर ठंड के साथ लगेगी, ठंड भी लगेगी आपको ना, ठंड के साथ, ठीक है ना। तो बुखार आएगी। बुखार क्यों आती है, मलेरिया के अंदर बुखार क्यों आती है, इसी की वजह से आती है क्योंकि आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो है उनके अंदर क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और एक टाइम पर आने के बाद में वो फट जाएंगी। फटेंगी तो क्या होगा, ये फटेंगी तो हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन निकलेगा बाहर, उसकी वजह से बुखार होती है और ठंड लगती है। अब ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उन्होंने कहा कि हमने लीवर पर रखे मजा ले लिया, हमने आरबीसी के अंदर रखे मजा ले लिया, अब क्या करते हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत हो गया यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत हो गया, अब करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या कर लेते हैं, अब अपने क्या बना लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि ये क्या करते हैं, यहां देखो, ये मनुष्य के अंदर एसेक्सुअल इनकी फेज चलता है, इनका फेज कैसा चलता है, एसेक्सुअल फेज चलता है, लेकिन सेक्सुअल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, चलता नहीं है, सिर्फ शुरुआत होती है। तो यहां पर देखो शुरुआत हो चुकी है, इन्होंने मादा और नर युग्मक बना लिए। इन्होंने क्या बना लिए, मादा और नर युग्मक बना लिए, किसके अंदर, मानव परपोषी के अंदर। ये देखो पार्टीशन कर रखा है ना, ये इधर वाला क्या है, मानव परपोषी का है, इधर क्या है, मच्छर की बात होगी। तो मानव के अंदर क्या बन गए, मादा और नर युग्मक तो इन्होंने बना लिए, लेकिन अभी निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, सिर्फ युग्मक बनके तैयार हुए हैं। अब क्या हुआ, ये मेरे मलेरिया हो रखा है भाई, ठीक है, मेरे अंदर क्या बन गए, युग्मक बन गए, मान लो। अब क्या हुआ, मच्छर आया, दूसरा कोई मच्छर आया, उसने आके मुझे काटा, वो तो खून पीने आई है, वो तो क्या है, खून पीने आई है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो खून चूसने आई है। जैसे ही उसने मुझे काटा तो मेरे खून के साथ में उसके मुंह में क्या चले गए, ये नर और मादा युग्मक भी चले गए। उस मच्छर के मुंह में क्या चले गए, ये नर और मादा युग्मक भी चले गए। और जैसे ही ये देखो यहां पर ये युग्मक है, यहां पर इस मच्छर ने आखिर काटा मेरे को, ठीक है, और काटा तो इसके क्या खून में, ये मेरे खून में क्या था, इनके युग्मक थे, ये युग्मक से अंदर और मादा, ये इसके मुंह में चले गए। जब मादा और मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक को क्या है, अंदर ले लेती है, अंदर ले लेगी, तो क्या होगा, यहां पर निषेचन होगा, ठीक है। जो अमाशय है,
मच्छर का जो आमाशय है उसके अंदर मेरा खून जाएगा, क्योंकि उसने चूसा है खून को, और मेरे खून के साथ में क्या चले गए, ये नर और मादा युग्मक भी चले गए उसके आमाशय के अंदर, और आमाशय के अंदर ये नर और मादा युग्मक है आपस में मिल जाएंगे और क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे। कहां करेंगे निषेचन, कहां करेंगे, मच्छर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मच्छर के अंदर क्या होती है, इनकी सेक्सुअल स्टेज आती है, मच्छर के अंदर इनकी क्या आती है, सेक्सुअल स्टेज आती है। तो यहां पर इन्होंने क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, ठीक बात है। अब निषेचन करने के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो भैया क्या स्पोरोजोइट्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, जीवाणु बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, निषेचन कर लिया। अब जीवाणु जो बनेंगे तो ये जीवाणु जो है वो इनके आमाशय से निकलकर कहां चले जाएंगे, इसकी लार ग्रंथि के अंदर चले जाएंगे। मच्छर के आमाशय के अंदर क्या हुआ, निषेचन हुआ। मच्छर के आमाशय के अंदर क्या हुआ, मच्छर का जो पेट है ना, मच्छर का जो पेट आमाशय, वहां पर इनका क्या हुआ, निषेचन हुआ, ठीक है। अब निषेचन होने के बाद क्या बना, इनका जीवाणु बनने लग जाएंगे। अब वो जीवाणु जो है वो आमाशय से निकलकर कहां चले जाएंगे, मच्छर की लार ग्रंथि जो है ना, जिसको लाला ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि जो है उसके अंदर वो चले जाएंगे। लार ग्रंथि के अंदर जाकर ये जीवाणु जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब वो मच्छर, उस मच्छर की जो लार ग्रंथि है उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु हो गए। अब वो मच्छर किसी दूसरे इंसान को जाकर काटेगा, तो जब काटेगा वो, जैसे ही काटेगा तो उसकी लार ग्रंथि के अंदर क्या है, जीवाणु है, और जैसे ही वो काटेगा तो जो लार के साथ में जीवाणु जो है वो भी चले जाएंगे उस इंसान के ब्लड के अंदर, वो फिर वो कहां चले जाएंगे, यकृत के अंदर, उसके बाद में कहां चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर। फिर ये सारी जो प्रोसेस है वो चलने लग जाएगी। ये प्रोसेस जो है ये साइकिल के अंदर, एक चक्र के अंदर चलती रहती है। यह प्रोसेस एक चक्र के अंदर चलती रहती है, ठीक है। बात समझ में आई, वापस एक बार समअप कर देता हूं, वापस एक बार समअप कर देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मच्छर आया, मच्छर ने काटा, इसके मुंह में, इसकी लार ग्रंथि के अंदर क्या थे, जीवाणु थे। वो जीवाणु कहां चले गए, ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड के होते हुए कहां चले गए, वो यकृत के अंदर गए, लीवर के अंदर चले गए, लीवर के अंदर उन्होंने ठिकाना बना लिया, और वहां पर जो लीवर की जो कोशिकाएं थी, यकृत की जो कोशिकाएं थी, उनके अंदर क्या करने लगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और क्या किया, यकृत की जो कोशिकाएं थी उनके अंदर इतना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया कि वो फट गई। जैसे ही फटी ये बाहर निकले और फिर कहां चले गए, रेड ब्लड सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर चले गए। आरबीसी के अंदर भी इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, लैंगिक प्रजनन किया, और क्या क्या होने लगे, डिवाइड करने लगे खुद को, खुद बहुत सारे नंबर संख्या बढ़ाने लग गए अपनी। अब क्या है, ये जो आरबीसी जो ये फटी तो ये बाहर निकले, और इनके साथ में एक टॉक्सिन भी बाहर निकला जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन, जिसकी वजह से बुखार आती है और ठंड लगती है मलेरिया के अंदर, ठीक है। फिर ये क्या बनाए इन्होंने, ये जो जीवाणु इन्होंने क्या बनाए, मादा और नर युग्मक बना लिए। अब ये मादा और नर युग्मक कहां जाएंगे, कोई दूसरा मच्छर आगे काटेगा उस इंसान को, तब वो नर और मादा युग्मक जो है उसके मुंह में चले जाएंगे, और वो फिर कहां जाएंगे, आमाशय के अंदर जाकर क्या कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे। फिर आमाशय से वो कहां चले जाएंगे, लार ग्रंथि के अंदर, वो जीवाणु कहां चले जाएंगे, लार ग्रंथि के अंदर चले जाएंगे। ये मच्छर की लार ग्रंथि है उसके अंदर चले जाएंगे, और फिर ये जीवाणु जो है उसकी लार ग्रंथि के अंदर है, फिर वो मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके ब्लड के अंदर भी चले जाएंगे। फिर ये सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होती जाएगी, ऐसे पूरा चक्कर चलता रहता है। तो ये प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल थी। अब मैंने बात कर ली, मलेरिया की बात तो कर ली, अब इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। भाई मलेरिया हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या है, तो क्विनीन दे देंगे। क्या दे देंगे, क्विनीन दे देंगे। क्या दे देंगे, क्विनीन। अबे क्विनीन आएगी कहां से, ये सिंकोना जो ट्री है ना, सिंकोना जो ट्री है उसकी छाल से आती है, उसकी जो छाल है उससे निकाला जाता है, सिंकोना ट्री की जो छाल है उससे निकाला जाता है क्विनीन, ठीक है भाई। इसके बचाव क्या है, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। बचाव क्या है इसका, बचाव की बात कर लेते हैं, बचाव की बात कर लेते हैं। तो बचाव सिंपल सा बचाव है। क्या बचाव है, अपने आसपास जो पानी इकट्ठा ना होने दे, अपने आसपास जो है वो पानी इकट्ठा ना होने दे। कूलर के अंदर पानी भरा हुआ रह जाता है, ठीक है, तो उससे क्या है, वहां पर ये अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं, उसके अंदर अपना इनका लार्वा जो है वो इकट्ठा होने लगता है, और ये अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं, उसके बाद मलेरिया होना निश्चित है। घर में कोई सजावट का सामान है जिसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ, पत्थर रखे रहते हैं, एक्वेरियम टाइप का सिस्टम बना के रखते हैं ना, हाँ, उसके अंदर अगर पानी बार बार चेंज नहीं किया गया तो वहां पर भी क्या मच्छर हो सकते हैं, और उनके भी पानी हो सकता है। बाहर, घर के बाहर कोई तालाब टाइप है, ठीक है, उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है, उसके अंदर भी अगर वो पानी भी ठहरा हुए पानी के अंदर ये मच्छर वगैरह होते हैं। अगर नदी के अंदर देखो, नदी साफ होती है क्योंकि नदी जो है पानी बहता रहता है उसका, ये ठहरा हुआ पानी है, इसलिए क्या है, यहां पर मच्छर होंगे, ठीक है। तो अगर मच्छर है, कोई तालाब है और उसके अंदर क्या है, मच्छर है जी, मच्छर है, तो क्या करो, लाके इस पानी के अंदर, इस तालाब के अंदर क्या डाल दो, केरोसिन ऑयल डाल दो। क्या डाल दो, केरोसिन ऑयल डाल दो, ठीक है। केरोसिन ऑयल से क्या हो जाएगा, मच्छर जो है वो कंट्रोल होते हैं। केरोसिन ऑयल नहीं डाल सकते तो क्या करो, एक मछली आती है इस तालाब के अंदर डाल दो, उस मछली को लाकर, एक मछली आती है, ठीक है, उस मछली को लाकर इस तालाब के अंदर डाल दो। क्या नाम है उसका, गेम्बूजिया। मछली का नाम क्या है,
गेम्बूजिया मछली जो है ना, वो लाकर इस तालाब के अंदर डाल दो, वो क्या कर देगी, ये जो मच्छर का जो जितना भी लार्वा होगा उस लार्वा को वो खा जाएगी। क्या करेगी? खा जाएगी। तो ऐसे आप इससे बच सकते हो। और क्या है वो वगैरह, ऑल आउट वगैरह, ये तो नेट वगैरह लगा सकते हो आप, है ना, इंटरनेट नेट जो आती है ना, जाली, ठीक है। और आपके आजकल तो वो इनके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो रैकेट आते हैं इलेक्ट्रिक वाली, उससे मच्छर मर जाते हैं। और कुछ लोग अपने जो घरों की जो खिड़कियां होती हैं उनमें ही वो इलेक्ट्रिक का कुछ लगा के रखते हैं, तो मच्छर जो इंटर करता है तो पहले ही मर जाता है। तो वो सारी चीज़ें बचाव का इसका है। तो बचाव अपन ने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ लिया, ये मलेरिया होता कैसे वो सारी चीज़ देख ली। इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही, मलेरिया अपन ने कर लिया। इसके आगे का पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।